हेलो एवरीवन, दिस इज मोनिशा और आप देख रहे हैं सेल्फ रनिंग। जैसा कि हमारा पूरा सीरीज चल रहा है जिसमें हम वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी के अंतर्गत जो मेन फिलोसोफर्स आते हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, कंटेम्प्रेरी फिलोसोफर्स हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जिसकी कड़ी में हमने सबसे पहले तो बात करी थी अरस्तु की, प्लेटो की और सुकरात की। उसके बाद हमने रेने डेकार्टे की बात करी थी। इसके बाद फिर हमने स्पिनोजा की बात करी थी और आज हम उसी कड़ी में बात करने वाले हैं लाइबनीज की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फिलोसोफर हैं, माने जाते हैं और कंटेम्प्रेरी फिलोसफी में इनका बहुत बड़ा नाम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हमने लास्ट जितनी भी बात करी है, स्पिनोजा की बात करी है, डेकार्टे की बात करी है और ये अब लाइबनीज की बात करें, ये तीनों ही एक ही चीज कॉमन आती है इनके अंदर कि ये तीनों ही गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, बहुत बड़े। इनका मैथमेटिक्स में लाइबनीज की तो बहुत सारी बातें हैं जो मैथमेटिक्स की, कैलकुलस के जो थ्योरम्स है वो भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये एक व्यक्ति है जिनके बारे में हमें पढ़ना है। आई होप कि आपने वो वीडियोस भी देखे होंगे जिसमें हमने बात करी थी स्पिनोजा की और डेकार्टे की, अरस्तु, प्लेटो, सुकरात की। तो जरूर जाकर देखिएगा। अगर आप किसी भी तरह से तैयारी कर रहे हैं, नेट की, सीटेट की या फिर बीएड या एमएड की स्टूडेंट है या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं लाइबनीज की, तो इनका जन्म जो हुआ था वो जन्म हुआ था जर्मनी में, लिपजिन जो एक जगह है उधर पर जाकर इनका जन्म हुआ था। 1 जुलाई 1646। अभी हम जितनों की भी बात कर रहे हैं, डेकार्टे हो, लाइबनीज हो और ये स्पिनोजा हो, सभी जो है वो एक ही समकालीन है, इसीलिए इनको कंटेम्पररी फिलोसोफर्स कहा जाता है। तो इनका जन्म जो है वो 1 जुलाई 1646 ईस्वी में हुआ था और 14 नवंबर 1716 में इनका देहावसान हो गया, मतलब इनका निधन हो गया। अ, अब जब बात कर लेते हैं कि इनका जो मुख्य काम था क्या था, तो देखिए इन्होंने बहुत सारा काम किया है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया कि हमें इनकी एजुकेशनल फिलोसफी के बारे में पढ़ना है। हम इनकी मेन फिलोसफी तक नहीं पहुंचे क्योंकि बहुत सारा फिर पढ़ना होगा और वो हमारा सब्जेक्ट भी नहीं है। हमारा सब्जेक्ट है कि इनका शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है, हम उसे पढ़ें। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने इनका काम देखा जाए तो ये दार्शनिक थे, वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, राजनीतिक थे, भौतिक विज्ञान पे इनका काम है, इतिहासकार भी थे, राजनेता भी थे और विधिकार भी थे। इन्होंने लॉ की पढ़ाई भी करी थी। ठीक है, तो काफी संघर्षपूर्ण इनका जीवन रहा था। उसके बाद इन्होंने लॉ किया, लॉ करने के बाद फिर ये गणित के क्षेत्र में चले गए, विज्ञान के क्षेत्र में चले गए, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में चले गए, उसके बाद फिर ये दर्शन के क्षेत्र में आ गए। तो ये इनके इम्पोर्टेंट तो जो फील्ड थे वो थे। ठीक है, तो हर तरह से इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है इन सभी फील्ड्स में। तो हमें जो कि दर्शन की बात करनी है, एजुकेशनल फिलोसफी की बात करनी है, इसलिए हम देखें तो मुख्य रूप से इनका गणित में काम था, विधि यानी कि लॉ वाली फील्ड में काम था, विज्ञान और दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में इन्होंने अपना जो काम है वो बताया है। ठीक है, गणित में जो कैलकुलस थ्योरी होते हैं उस थ्योरी के जनक माने जाते हैं। कैलकुलस थ्योरी उन्होंने दी थी और साथ ही साथ में जो पहला यांत्रिक कैलकुलेटर है वो भी इन्होंने बनाया था 1690 ईस्वी में। फर्स्ट कैलकुलेटर जो यांत्रिक कैलकुलेटर है वो किसने बनाया था? लाइबनीज ने बनाया था। तो ये भी एक याद करने वाली बात है जिसको हम याद कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, अब यहाँ पर बात आ जाती है इनकी दर्शन की। तो दर्शन में क्या काम है वो हम देख लेते हैं। इन्होंने जो मुख्य मुख्य रूप से कॉन्सेप्ट दिया उसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने अभी पढ़ा, डेकार्टे जो थे वो क्या थे? द्वितत्ववादी थे। स्पिनोजा जो थे वो एक तत्ववादी थे। यहाँ पर जो लाइबनीज की थ्योरी है, इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दिया जिसको मोनाड कहते हैं। मोनाड कॉन्सेप्ट कहा जाता है। चिद अणु या फिर चिदाणु जिसको कहा जाता है, उसका उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, चिदाणुवाद भी कैसे कहा जाता है। ठीक है, तो बिंदुवाद भी कहा जाता है, चिदाणुवाद भी कहा जाता है, चिदाणु का सिद्धांत भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसको मोनाड का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। अब ये चीज क्या है इसकी बात हम समझ लेते हैं। उन्होंने ये बताया कि ये जो संपूर्ण सृष्टि है ना, इसे इन्होंने द्रव्य की संकल्पना बताई कि ये क्या है? द्रव्य है और इस द्रव्य में बहुत सारे कण हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कण हैं। अब हर एक कण का अपना एक अलग अस्तित्व है, अपना एक क्या कहना चाहिए,
एक महत्व वो अणु रखता है, ठीक है। इसलिए इसने बताया कि इस द्रव्य रूपी सृष्टि में बहुत सारे कण हैं और इसको असंख्य अणु कहा जाता है और प्रत्येक अणु को उन्होंने क्या नाम दिया है, मोनाड का नाम दिया है। हिंदी में इसी बात को कहा जाता है चिद अणु, चिद अणु या फिर बिंदु, ठीक है। तो अब यहाँ पे द्रव्य बताया है। द्रव्य क्या चीज है? द्रव्य वह शक्ति है जिसमें क्रिया शक्ति है। एक मतलब इस पूरी सृष्टि में जो शक्तिमान जो चीज है उसके बारे में वो बताते हैं, उसको कहा गया, उन्होंने क्या कहा, द्रव्य कहा, ठीक है। अब ये मोनाड क्या है, मोनाड के बारे में समझ लेते हैं। जो ये अणुओं की कल्पना ये कर रहे हैं ये क्या है, तो मोनाड जो है वो चिद अणु है, असंख्य है, मतलब बहुत सारी संख्या में है, अनंत है, विस्तार रहित है, मतलब इनका ऑलरेडी टोटल विस्तार हो चुका है हर किसी का, और ये विस्तार रहित है, इनका और अधिक विस्तार नहीं हो सकता है। अविभाज्य इकाइयां हैं, ये ऐसी इकाइयां हैं जिनको विभाजित नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि एक अणु को तोड़ दिया जाए और उससे दो और अणु बना दिए जाए, नहीं, ये अविभाज्य इकाइयां हैं। और इसके बाद में ये नित्य है। नित्य का मतलब क्या हो जाएगा, ये अणु जो है इनका अपना एक अस्तित्व है, इनके अस्तित्व को आप नकार नहीं सकते हैं। और ये चेतन प्रकृति है, जड़ प्रकृति नहीं है, चेतन है, मतलब अपने आप में ये पूर्णतः जीवमान स्थिति रखते हैं ये अणु, ठीक है। तो ये इनका कॉन्सेप्ट था। तो उन्होंने क्या कल्पना करी है कि ये संपूर्ण जो ब्रह्मांड है, संपूर्ण जो शक्ति है, वो किससे बना हुआ है, द्रव्य से बना हुआ है। उस द्रव्य का जो निर्माण है वो असंख्य अणुओं से हुआ है और असंख्य अणुओं में अपनी अपनी अलग अलग उसकी अस्तित्व है, उसका अलग अलग अपना उसकी शक्ति है, ठीक है। अविभाज्य है, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, असंख्य है, अनंत है, ठीक है, काउंटलेस है, असंख्य है और चेतन है, ठीक है। ये प्रकृति इन्होंने बताई है चिद अणु की, है ना। अब इन्होंने बताया कि भाई चिद अणु के स्तर क्या है। अब यहाँ पर चिद अणु के स्तर बताए, जो परम चिद अणु है, परम परम चिद अणु है, उसको कहा है इन्होंने ईश्वर। मतलब इस सृष्टि में ही जो परम तत्व है उस तत्व को मान लिया क्या उन्होंने, ईश्वर, ठीक है। आत्म चेतन जो है, जो स्वयं की चेतना से चल रहा है, आत्म चेतन जो है वो क्या है, मनुष्य। चेतन जो है वो क्या है, पशु जगत, जो पशु पक्षी नजर आते हैं वो क्या है, चेतन है। उपचेतन जो है वो क्या है, वनस्पति जगत। और चेतन है जो वो है जड़ जगत, ठीक है। इस जड़ प्रकृति में जो भी ऐसी चीजें नजर आती हैं जो कि जिसमें जीव आत्मा नहीं है, उसको उन्होंने क्या बताया है, जड़ बताया है, और वो अचेतन चिदाणु है, ठीक है। तो कुल मिला के ईश्वर, मनुष्य, पशु पक्षी, जीव जंतु और वनस्पति और आपके जड़ पदार्थ, ये सभी किस कैटेगरी में आते हैं, अणु के, चिद अणु के कैटेगरी में ही आते हैं। और इनमें से कुछ जो है वो क्या है, चेतन है और कुछ क्या है, अचेतन है। तो परम जो चित अणु है उसको उन्होंने ईश्वर की संकल्पना बताई है कि मतलब वो क्या है, सर्वशक्तिमान है, ईश्वर है। आत्म चेतन चित अणु है, उसे किस क्या बताया है, मनुष्य बताया है। चेतन जो है उसे क्या बताया है, पशु। और उपचेतन को वनस्पति और अचेतन को बताया है जड़ जगत, ठीक है। तो ये इनका कॉन्सेप्ट था, जो कॉन्सेप्ट कहलाता है किसका, लाइबनीज का, ठीक है। तो लाइबनीज का जो मुख्य रूप से कार्य था वो किस रूप में था, तो इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में और गणित के क्षेत्र में काम किया है। कैलकुलस पे बात करी है इन्होंने, कैलकुलस के बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, जो थ्योरीज हैं वो दी हैं इन्होंने। और इसका जो उनका दार्शनिक कॉन्सेप्ट है वो उन्होंने क्या बताया है, ये चिद अणु की बात करते हैं। ये संपूर्ण ब्रह्मांड को द्रव्य की संकल्पना बताते हैं और द्रव्य में जो परम तत्व है, परम चिद अणु है जो, वो ईश्वर है। बाकी सारे अन्य जीव जगत में जीव है जो वो है, ठीक है। तो ये था इनका लाइबनीज का काम। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे जॉन लॉक की, बर्कले की, डेविड ह्यूम की, ठीक है। तो आई होप आप जुड़े रहेंगे सेल्फ लर्निंग के साथ में। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कई सारे व्यूअर्स हैं ऐसे जो कि वीडियोस को कंटिन्यूसली देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, ठीक है, आप सब्सक्राइब जरूर करिए प्लीज, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मेरा हौसला बढ़ता है। मुझे लगता है कि हाँ मैं ये काम करूँ, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके लिए पूर्णतः मैं फ्री देती हूँ। तो आप प्लीज एक बटन जो है सब्सक्राइब का
वो प्रेस कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे ये काम करने के लिए। थैंक यू सो मच इस अभी तक आपने जो भी देखा है उसके लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।